दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत में हम सुनसान शहर को देखते हैं जहां दूर दूर तक सन्नाटा फैला था, मानो जैसे इस शहर को किसी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया हो। इसी शहर की एक मार्केट में हम एक ऐसी फैमिली को देखते हैं जो अपनी सांसों की आहट को रोककर अपनी जरूरतों का सामान इकट्ठा कर रही थी। आखिर कुछ तो था जिसने इन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर रखा था। ये फैमिली इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि इन्हें आपस में बात करने के लिए भी साइलेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। फैमिली का हेड ली और उसकी वाइफ एवलिन शाम होने से पहले ही अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा कर वहां से निकलने लगते हैं। तभी ली का छोटा बेटा कहीं से ट्रो रॉकेट उठाकर ले आता है, जिसे देखकर इस पूरी फैमिली का कलेजा मुंह को आ जाता है, क्योंकि बैटरी से चलने वाला ये रॉकेट शोर मचा सकता था। तो ली बड़ी चालाकी से पू से रॉकेट को छीनकर उसकी बैटरी निकाल देता है और पू को उसे लेने से मना करता है। छोटा पू इस बात से उदास हो जाता है तो ली की बड़ी बेटी रेगन अपने भाई को खुश करने के लिए उसे बिना बताए वो रॉकेट उठाकर दे देती है और शॉप से बाहर आ जाती है, लेकिन मासूम पू उन बैटरीज को उठा लेता है। इसके बाद ये पूरी फैमिली लाइन बनाकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने शहर से लेकर अपने घर तक रेत की एक लाइन बिछा रखी है, जिसके ऊपर ये नंगे पैर चलते हैं ताकि इनके कदमों की आहट की आवाज भी ना आ सके। अब ये लोग जैसे ही ब्रिज के ऊपर आते हैं तो मासूम पू उस रॉकेट के अंदर बैटरी डालकर उसे ऑन कर देता है। अब क्योंकि पू की बड़ी बहन सुन नहीं सकती थी तो उसने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ली और एवलिन ने उस रॉकेट की आवाज सुनी तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और अगले ही पल एक क्रिएचर जंगल से गोली की रफ्तार से पू की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर ली अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ दौड़ता है, मगर ली के पहुंचने से पहले ही वो जीव पू को उठाकर ले गया। अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी ये लोग रो नहीं सकते थे। आखिर वो जीव क्या है जो पू को उठाकर ले गया है और क्यों ये लोग चाहकर भी बोल नहीं सकते। इस पूरी बात को समझने के लिए ये कहानी हमें एक साल पीछे ले जाती है, जहां हम मैक्सिको शहर को देखते हैं। यहाँ लोग वीकेंड की छुट्टियां एंजॉय करने आए थे। ली के बड़े बेटे मार्कस का मैच चल रहा था कि तभी ये सब लोग अचानक आसमान की तरफ देखने लगते हैं। दरअसल आसमान से एक विशाल मेडोरोय जमीन की तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर ये सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो जीव पूरे शहर के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये जीव अंतरिक्ष से आए हैं। ये जीव देख नहीं सकते, मगर इनकी सुनने की शक्ति इतनी तेज है कि ये कई किलोमीटर से भी छोटी से छोटी आहट को सुन सकते हैं। साथ ही इनकी चमड़ी इतनी सख्त है, इन पर किसी भी गोली या बम का असर नहीं होता। ये जीव शोर करने वाली हर चीज को कुछ ही मिनटों में खत्म कर देते हैं, फिर वो चाहे इंसान हो या जानवर। यहाँ हमें पता चलता है कि ली समझ जाता है कि ये जीव आवाज की तरफ आकर्षित होते हैं और यही वजह है कि ली की फैमिली अब तक जिंदा है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। पू को मरे हुए पूरा एक साल हो जाता है। अब ली और उसकी फैमिली ने उसी हालत में जीना सीख लिया है। ली ने घर के तहखाने में एक रिसर्च रूम बना रखा था, जहाँ वो इन जीव के बारे में रिसर्च करता था। साथ ही उसमें अपने घर के चारों ओर कैमरे लगा रखे थे ताकि इन्हें उन जीव के आने का पता चल सके। ली ने इस घर की सीढ़ियों पर भी निशान बना रखे थे, क्योंकि वो जानता था कहाँ पर पैर रखने से आवाज नहीं होगी। और तो और ली रेडियो के जरिए पूरी दुनिया में सिग्नल भेजता था, मगर आज तक उसे किसी का भी जवाब नहीं मिला। वहीं हम देखते हैं कि एवलिन भी प्रेग्नेंट है। वो जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली है। अब क्योंकि बच्चा पैदा होते ही रोने लगेगा तो एवलिन ने उसके लिए एक साउंड प्रो बॉक्स बना रखा था। साथ ही उस बॉक्स से ऑक्सीजन सिलेंडर भी जुड़ा था, ताकि अगर बच्चा रोता है तो उसे उस बॉक्स के अंदर डालकर उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा सके। अब इतनी ज्यादा तैयारी होने के बावजूद भी इनके पास एक कमजोर कड़ी थी और वो थी ली की बड़ी बेटी रेगन, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी और इसी बात की ली को ज्यादा चिंता थी। इसलिए ली अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए एक खास गैजेट बनाता है, जिसे पहनकर रेगन आने वाले खतरे के बारे में जान सकती है, पर रेगन उसे लेने से मना कर देती है। दरअसल ली रेगन के लिए पहले भी ऐसे गैजेट बना चुका है, पर उनमें से किसी ने भी काम नहीं किया है। अब ली रेगन को तसल्ली देता है कि ये काम जरूर करेगा। रेगन पहले तो उसे गुस्से में फेंक देती है, पर जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वो उस गैजेट को उठाकर पहन लेती है, जिसे पहनते ही उसके होठों पर एक मुस्कान आती है, जिसका मतलब ये है कि वो गैजेट काम कर
रहा है। रेगन अपने डैड को थैंक्स कहने के लिए तहखाने में जाने लगती है, मगर ली उसे वहीं रोक देता है क्योंकि 1 साल पहले रेगन की गलती की वजह से ली अपने बेटे को खो चुका है। उसे डर है कि कहीं रेगन गलती से किसी माइक्रोफोन या रेडियो को ऑन ना कर दे। अगर गलती से भी ऐसा हो जाता है तो इस पूरी फैमिली की जान जा सकती है। अगली सुबह ली अपने बेटे मार्कस को लेकर नदी के किनारे मछली पकड़ने जाने लगता है, तो रेगन भी अपने डैड के साथ चलने को कहती है, लेकिन ली उसे मना कर देता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी माँ घर पर अकेली है, तुम्हें वहाँ रुककर उसकी मदद करनी चाहिए। ये कहकर ली मार्कस के साथ वहाँ चला जाता है, मगर रेगन इस बात का कुछ और ही मतलब निकाल लेती है। उसे लगता है कि उसके डैड उससे प्यार नहीं करते और वो अपना बैग पैक कर वहाँ से सीधे उस ब्रिज के पास आ जाती है जहाँ उसके छोटे भाई की मौत हुई थी, क्योंकि आज भी वो पू की मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझती है। रेगन पू की कब्र पर बैठकर रोते रोते वहीं पर सो जाती है। उधर एवलिन घर पर बिल्कुल अकेली होती है। वो बेसमेंट से एक बोरी के अंदर कपड़े भरकर बाहर जाने लगती है और तभी उसकी बोरी सीढ़ियों में लगी एक कील में फंस जाती है। एवलिन जोर लगाकर उस बोरी को निकाल लेती है और अब वो कील सीधी सीढ़ियों पर खड़ी हो जाती है। इससे भी डरावने वाली बात यह थी कि वो कील बिल्कुल इनके पैरों के निशान पर खड़ी थी। एवलिन उस कील को देखे बिना बाहर आ जाती है। उधर ली अपने बेटे मार्कस को मछली पकड़ना सिखा रहा होता है। फिर ली मार्कस को लेकर एक झरने के पास आता है। आज कई महीनों बाद ली अपने बेटे मार्कस के साथ बोलकर बात करता है, क्योंकि पानी के झरने की वजह से इनकी आवाज हार्ड हो गई थी। यहाँ मार्कस अपने डैड से पूछता है कि आप पू की मौत का जिम्मेदार रेगन को समझते हैं, तो ली कहता है कि पू के साथ जो कुछ हुआ है उसमें किसी की कोई भी गलती नहीं है। पर मार्कस अपने डैड को बताता है कि रेगन आज भी पू की मौत का जिम्मेदार खुद को समझकर दुखी रहती है, इसलिए आपको उससे बात कर उसे समझाना चाहिए कि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। वहीं एवलिन को अचानक डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। तभी एवलिन ऊपर से बेसमेंट में जाने लगती है। तभी उसका पैर उस कील के ऊपर आ जाता है। एवलिन दर्द से कांपने लगती है। एवलिन किसी तरह अपने पैर को उस कील से अलग करती है और ऐसा करने में उसे इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। लेकिन इतना ज्यादा दर्द होने के बावजूद भी एवलिन लंगड़ाते हुए एक बॉक्स के पास आती है और वहाँ लगे स्विच को ऑन करती है। इसके ऑन होते ही घर के चारों ओर रेड लाइट चल उठती है। फिर एवलिन वहाँ से ऊपर आने लगती है, पर तभी वो वहाँ उस जीव को देखती है, जिसे देखकर एवलिन के होश उड़ जाते हैं। एवलिन धीरे से दीवार के पीछे छिप जाती है और अपनी सांसों को रोककर बैठ जाती है। वहीं ली जब अपने घर के करीब आता है तो वो रेड लाइट को देखकर समझ जाता है कि एवलिन की जान खतरे में है। ली तेजी से घर की तरफ दौड़ता है। एवलिन का डिलीवरी पेन और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो जीव भी तहखाने में आ जाता है। अब एवलिन अपनी जान बचाने के लिए एक अलार्म में टाइम सेट कर खुद से दूर रखती है। अब जैसे ही अलार्म बजता है वो क्रिएचर दौड़कर अलार्म के पास चला जाता है और इसी दौरान एवलिन ऊपर आ जाती है और वो देखती है कि उसके दरवाजे के बाहर भी एक मॉन्स्टर खड़ा है। उसे देखकर एवलिन दीवार से चिपक जाती है। ली दूर बैठकर ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो जानता है कि अगर वो इस वक्त एवलिन को बचाने घर पर गया तो वो एवलिन के साथ साथ अपने बच्चों को भी हो सकता है। इसलिए ली अपने पहले से ही बनाए हुए प्लान पर काम करता है और मार्कस को एक टॉर्च देकर एक टावर पर जाने को कहता है और उसे बताता है कि मैंने वहाँ पर एक फ्लायर रॉकेट रखा है, तुम्हें बस ऊपर चढ़कर उसे चलाना है। ये सुनकर मार्कस तेजी से उस टावर की तरफ दौड़ता है और एवलिन उस मॉन्स्टर से बचते हुए पार्टअप तक आ जाती है। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है। वो और ज्यादा उस बच्चे को रोक नहीं सकती थी। एवलिन बच्चे को जन्म देने लगती है तो एवलिन की सांसों की सिसकियों की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर एवलिन के पास आ जाता है। तभी मार्कस उस रॉकेट को जला देता है, जिसकी आवाज सुनते ही वो मॉन्स्टर टावर की तरफ दौड़ता है और एवलिन चीख के साथ एक बच्चे को जन्म देती है। ली भी दौड़ता हुआ अपने घर आता है तो वो देखता है कि उनकी सीढ़ियों पर खून लगा है। खून के निशान का पीछा करते हुए वो वॉशरूम में आ जाता है और टब के अंदर इतना सारा खून देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि उसने एवलिन को खो दिया है, पर तभी एवलिन शावर के पीछे से उसे आवाज लगाती है। एवलिन और अपने बच्चों को जिंदा देख ली की जान में जान आ जाती है। अब इससे पहले कि बच्चा रोने लगे, ली एवलिन और अपने बच्चों को लेकर तहखाने में आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बच्चे को साउंड बॉक्स के अंदर रख पाता, उससे पहले ही वो बच्चा रोना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर दोबारा वापस आ जाता है। तो ली अपनी वाइफ और उस बच्चे को लेकर अंडरग्राउंड एरिया में छिप जाता है और ऊपर से एक मैट रख लेता है। ली सबसे पहले बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे बॉक्स के अंदर रखता है
और फिर एवलिन को बताता है कि मुझे एक इन मोस्टरों की कमजोरी का पता चल गया है। मैं जल्द ही इनके लिए एक खास तरह का गैजेट बनाने वाला हूँ जिसकी मदद से हम इन्हें खत्म कर सकते हैं। उधर रात होने पर रेगन अपने घर आ रही होती है कि तभी खेतों के बीच उसे एक टॉर्च नजर आती है। रेगन हिम्मत जुटाकर उस टॉर्च तक पहुँचती है तो वो देखती है कि वो उसका भाई मार्कस है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है। मार्कस अपनी बहन को देखकर गले से लगा लेता है। वहीं एवलिन ली से पूछती है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, तो ली उसे सारी बात बताता है जिसे सुनने के बाद एवलिन उसे कहती है कि तुम जल्दी से जाओ और अपने दोनों बच्चों को ढूंढकर वापस लेकर आओ। ये सुनकर ली एवलिन को अच्छे से छुपाकर अपने बच्चों को ढूंढने निकल जाता है और तभी हम देखते हैं कि जिस जगह पर एवलिन और न्यू बेबी मौजूद है वहाँ पर पाइप टूटने की वजह से पानी भरने लगा है। उधर रेगन अपने भाई को लेकर एक अनाज रखने वाली टंकी के ऊपर आ जाती है और ऊपर आग लगाकर बैठ जाती है ताकि उनके डैड उन्हें देख सके। उधर तहखाने में पानी बहुत तेजी से भरने लगता है तो एवलिन जल्दी से अपने बच्चे के पास आती है। तभी वहाँ पर एक मोस्टर आ जाता है जिसे देखकर एवलिन धीरे से अपने बच्चे को लेकर एक कोने में आ जाती है। अब वो मोस्टर बिल्कुल एवलिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है लेकिन पानी के बहाव की वजह से वो एवलिन के इतने करीब होकर भी उसे सुन नहीं पाता। उधर मार्कस और रेगन अपने डैड का इंतजार करते करते थक चुके थे तो रेगन खुद ही वहाँ से घर जाने का फैसला करती है। हालांकि मार्कस उसे ऐसा करने से मना करता है मगर वो सुने बिना ही वहाँ से जाने लगती है और मार्कस जैसे ही रेगन को रोकने के लिए आगे बढ़ता है तभी उस टंकी का दरवाजा खुल जाता है और मार्कस उस पर लटक जाता है तो मार्कस के मुंह से घबराहट में चीख निकल जाती है। मार्कस की चीख सुनते ही एवलिन के पास क्रिएचर तेजी से उनके पास आने लगता है। तभी टंकी का दरवाजा टूटने की वजह से मार्कस उसके अंदर गिर जाता है तो रेगन भी अपने भाई को बचाने के लिए उसी में कूद जाती है और किसी तरह अपने भाई को बचा लेती है। तभी इनकी हलचल की वजह से उस मोस्टर को इनकी सही लोकेशन का पता चल जाता है। ली उस मोस्टर को अपने सामने से गुजरता देखता है और ली समझ जाता है कि उसके दोनों बच्चे टंकी के अंदर हैं। फिर वो मोस्टर भी उस टंकी के अंदर आ जाता है और वो उन दोनों को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी रेगन के कान में लगे डिवाइस से एक फ्रीक्वेंसी निकलती है जिससे उस मोस्टर को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तभी वो मोस्टर उन्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और ये दोनों किसी तरह उस टंकी से बाहर आ जाते हैं। तब तक यहाँ पर ली भी पहुँच जाता है। अपने डैड को देखकर ये दोनों बच्चे राहत की सांस लेते हैं। तभी ली को महसूस होता है कि वो मोस्टर अब भी इनके पास है तो ली अपने बच्चों को पास में खड़ी गाड़ी के पास भेज देता है। खुद एक कुल्हाड़ी उठाकर उस मोस्टर के अटैक का वेट करने लगता है। वो मोस्टर ठीक ली के ऊपर होता है। अब वो मोस्टर ली के ऊपर हमला कर उसे घायल कर देता है। अपने पिता को घायल देखकर मार्कस जोर से चिल्लाता है। मार्कस की आवाज सुनकर मोस्टर बिजली की रफ्तार से उस गाड़ी के ऊपर आ जाता है और तभी रेगन के कान में लगे डिवाइस से एक फ्रीक्वेंसी निकलती है जो उस मोस्टर को तकलीफ देने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी रेगन के कानों में भी चुभती है तो रेगन बिना सोचे अपनी मशीन को ऑफ कर देती है लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। उस मशीन के बंद होते ही वो मोस्टर फिर से एग्रेसिव हो जाता है और गाड़ी की छत को चीरकर उन्हें मारने वाला ही होता है। तभी ली को होश आ जाता है। ली अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दोबारा खड़ा हो जाता है तो दूर से रेगन को इशारे में बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें कभी भी पू की मौत का जिम्मेदार नहीं समझा है। ये कहकर ली जोरों से चिल्लाता है। इसी समय वो मोस्टर उन बच्चों को छोड़कर ली की तरफ आने लगता है और कुछ ही सेकंड में उसे मार देता है। वहीं एवलिन भी सीसीटीवी फोटोज में ये सब देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। रेगन और मार्कस किसी तरह वहाँ से निकल आते हैं। घर पहुँचने पर ये तीनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। तभी एवलिन देखती है कि वो मोस्टर तेजी से इनके घर की तरफ आ रहा है। अब एवलिन जल्दी से अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है। अब मार्कस और रेगन अपने छोटे भाई को देखते हैं। तभी वो मोस्टर घर के अंदर आ जाता है। अब एवलिन बिना डरे उसके सामने बंदूक लेकर खड़ी हो जाती है। वो मोस्टर जैसे ही इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी रेगन के कान में तकलीफ होने लगती है तो वो देखती है कि इस मशीन की फ्रीक्वेंसी की वजह से वो मोस्टर तड़प रहा है। ये देखकर रेगन समझ जाती है कि उसके डैड ने ये मशीन कुछ सोचकर बनाई है। तभी रेगन की नजर अपने डैड की रिसर्च पर पड़ती है और रेगन को पता चल जाता है कि उसकी मशीन से निकल
निकलने वाली फ्रीक्वेंसी इस मॉन्स्टर की कमजोरी है। अब रेगन को पता था कि उसे क्या करना है। वो जल्दी से उस मशीन को अपने कान से निकालकर वहाँ रखे माइक्रोफोन के साथ चिपका देती है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी की आवाज और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो मॉन्स्टर दर्द के मारे तड़पने लगता है। उसे इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि उसके चेहरे का आर्मर अपने आप खुल जाता है और इसका फायदा उठाकर एवलिन उसके चेहरे पर ही गोली मारती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। गोली की आवाज सुनकर इस इलाके के सभी मॉन्स्टर इसी घर की तरफ आ रहे थे। उन्हें अब इस बात की तसल्ली थी कि अब इन्हें उन मॉन्स्टरों की कमजोरी का पता था। और इसी सीन के साथ इस मूवी के पार्ट 1 का एंड हो जाता है और इस कहानी का पार्ट 2 हम जल्द ही लेकर आएंगे।